समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए देश के प्रतिष्ठित एवं ख्यातिलब्ध लेखक पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी कोई था। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। इस बार मैंने ज़्यादा लाने को बोला था। सुनंदा ने पति द्वारा दिए गए पैसों पर एक बार हाथ फेरने के बाद कहा। हाँ ठीक है, इस बार इतने से ही काम चला लो, बीच में कम पड़ेंगे तो निकाल लाऊंगा बैंक से। हरीश जी ने बिना नज़रें मिलाए मानो सुनंदा से नहीं किसी और से कहा हो। कैसे काम चला लूँ? आपको क्या है, आप तो पैसे देकर बरी हो जाते हैं, महीना भर तो मुझे ही चीखना पड़ता है। सुनंदा ने हरीश जी के उत्तर पर नाराज़ होते हुए कहा। हरीश जी अब रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, दोनों बच्चे सेटल हो चुके हैं, एक प्राइवेट फर्म में है तो दूसरा सरकारी सेवा में। आसपास ही पोस्टिंग होने के कारण शनिवार रविवार को आते रहते हैं सपरिवार। हरीश जी की उम्र 60 के लगभग हो रही है, सरकारी नौकरी में है, राजधानी के पास ही एक कस्बे में पदस्थ हैं, अप डाउन करते हैं, बस से जाना बस से आना। अच्छा खासा वेतन मिलता है, मगर किफ़ायत पसंद होने के कारण वेतन को भी खींच खींच कर खर्च करते हैं। वेतन का पूरा पैसा महीने की पहली तारीख से पहले ही बैंक में आ जाता है। पहली दूसरी तारीख में ही जाकर वे बैंक से पैसा निकाल लाते हैं। एटीएम सुविधा उन्होंने नहीं ली है। उनका मानना है कि एटीएम सुविधा हो तो पैसा खुले हाथ से खर्च होता है। इधर पिछले 1 साल से उन्होंने बैंक से कुछ कम पैसा लाना शुरू कर दिया है। बीच में एक आध बार बैंक से दोबारा पैसा निकलवाना पड़ता है। हरीश जी और सुनंदा वैसे तो अकेले ही रहते हैं, लेकिन राजधानी में घर होने के कारण कोई ना कोई मेहमान बना रहता है। सुनंदा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों का तो वेतन बढ़ता है, इनका कम कैसे हो रहा है। कई बार शक होता है कि कहीं कोई, फिर जब बैंक से दोबारा निकलवाना ही है तो एक बार में ही ज़्यादा क्यों नहीं ले आते। सुनंदा की बड़बड़ाहट अभी भी जारी है। पिछले 3-4 साल से यह हर महीने की पहली दूसरी तारीख को होता है। हरीश जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पूरे महीने भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आप तो चाहते हो कि मेहमानों को पानी पिला के टरका दूं, आपका क्या है? बदनामी तो मेरी होगी कि देवास वाली चाय तक को नहीं पूछती। इतने बड़े शहर में कोई अपने भरोसे आ रहा है तो खाने को तो पूछना ही पड़ता है। सुनंदा अलमारी को बंद करते हुए बड़बड़ा रही है। हरीश जी ने देखा कि सुनंदा का गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो वे उठकर टहलने निकल गए। इस बार की बहस के बाद सुनंदा ने अपनी ननद से जिक्र किया इस बात का कि हरीश जी पिछले 1 साल से पैसों के मामले में बहुत हाथ खींचकर चल रहे हैं। ननद ने यह कहकर टाल दिया, छोड़ो भाभी, तुम तो जितने दिन काम चले उतने दिन चलाया करो, फिर हाथ ऊंचे कर दिया करो। सुनंदा ने बच्चों से इस बारे में कुछ नहीं कहा। बच्चों को पता चलेगा तो वो पैसे देना शुरू कर देंगे चुपचाप से। अभी वैसे ही कच्ची गृहस्थी है उनकी। पहले ऐसे नहीं थे हरीश जी, जितनी महीने में ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही देते थे लाकर। बीच में भी जब जैसी ज़रूरत हो जाए तो बैंक से तुरंत लाकर दे देते थे। मगर अब तो ये हाल है कि अगर बीच में ज़रूरत पड़ रही है तो 3-4 दिन टोकने के बाद कहीं जाते हैं बैंक। आज हरीश जी सुबह से बीमार हैं। हल्की हल्की हरारत तो रात से ही हो रही है, लेकिन सुबह होते होते बुखार ने तेज़ी पकड़ ली। सुनंदा ने नाश्ता करवा कर दवाई देकर उनको वापस सुला दिया। मौसम बदल रहा है, उसके कारण वायरल फीवर का प्रकोप फैला हुआ है। हरीश जी भी उसी की चपेट में आ गए हैं। हरीश जी को सुलाकर सुनंदा अपने काम में लग गई। 11 बजे अचानक याद आया कि शाम को ननद की बेटी और दामाद आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं शादी के बाद। कुछ सोचती हुई कमरे में आई तो देखा हरीश जी उठ गए हैं और पेपर पढ़ रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है कुछ? सुनंदा ने पूछा। हाँ, बुखार तो नहीं है, थोड़ा ठीक भी लग रहा है अब, हरीश जी ने उत्तर दिया। सुनंदा ने बाम की शीशी उठाई और उनके सिर पर लगाने लगी। आज भावना और कंवर साहब आ रहे हैं शाम को, सुनंदा ने कहा। हरीश जी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। दोनों के कपड़े करने पड़ेंगे, शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, सुनंदा ने अटकते हुए कहा। ठीक है, मैं मुंह हाथ धोकर बैंक चला जाता हूँ, लौटते में सब्जियाँ फल मिठाई भी ले आऊँगा, हरीश जी ने कहा। रहने दीजिए, अभी तेज़ बुखार में पड़े थे, अब बाज़ार जाने की बात कर रहे हैं, सुनंदा ने झिड़की दी। अच्छा ऐसा करो, तुम चेक लेकर चली जाओ, काउंटर पर सक्सेना जी बैठते हैं, उनको दे देना, वो पेमेंट कर देंगे। कहते हुए हरीश जी उठकर अपने ब्रीफकेस से चेक बुक निकालने का उपक्रम करने लगे। सुनंदा ने बैंक में जाकर चेक सक्सेना जी को दे दिया।
सक्सेना जी खुद ही उठकर पेमेंट की औपचारिकताएं पूरी करने में लग गए। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वापस आए तो पेमेंट गिनने लगे। पेमेंट घर के लिए है या हरीश जी के लिए? सक्सेना जी ने पूछा। जी? सुनंदा को प्रश्न समझ में नहीं आया। पिछले 1 साल से हरीश जी ने नियम बना लिया है भाभी जी, हर महीने ठीक 2 तारीख को 15,000 निकालते हैं। 12,000 के बड़े नोट और 3,000 के छोटे नोट। एक गड्डी इस तरफ की जेब में, दूसरी उस तरफ। कहते हैं ये गड्डी घर वालों की और ये मेरी। अपने लिए छोटे छोटे ही नोट लेते हैं वे। नोट गिनते गिनते कुछ हंसते हुए कहा सक्सेना जी ने। 15,000? मगर लाकर तो 12,000 ही रखते हैं हाथ पर, फिर बाकी के 3,000? प्रत्यक्ष में कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हुए सुनंदा ने इतना ही कहा, बड़े ही दे दीजिए, घर के लिए ही चाहिए। सहज बने रहने का प्रयास करते हुए मुस्कुराती रही, मगर अंदर तो मानो तूफान आया हुआ था। खुद के खर्चे के लिए तो हरीश जी रोज ही ऑफिस जाने से पहले सुनंदा से लेते हैं पैसे, कभी 100, कभी 200, कभी 500, फिर ये 3,000 रुपये। कब बैंक से पैसे लिए, कब ऑटो पकड़ा और कब घर पहुंची कुछ याद नहीं। घर पहुंची तो हरीश जी बाहर ही बैठे मिल गए। सुनंदा ने भी वहीं एक कुर्सी खींची और पास ही बैठ गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुनंदा के अंदर का तूफान बाहर आ गया। वो बोलती रही और हरीश जी चुपचाप सुनते रहे। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं उन 3,000 रुपयों का क्या करता हूँ? हरीश जी ने ठंडे स्वर में पूछा। सुनंदा ने कोई उत्तर नहीं दिया। हरीश जी उठकर अंदर चले गए। कुछ देर बाद लौटे तो तैयार होकर आए थे। दरवाजे पर ताला लगाया और सुनंदा के पास आकर बोले, चलो। कहाँ? सुनंदा ने पूछा। चलो, आते हैं अभी। लौटने में बाजार से सामान भी लेते आएंगे, कहते हुए गेट की तरफ बढ़ गए। सुनंदा पीछे पीछे चल पड़ी। 10 मिनट तक चलने के बाद ऑटो रिक्शा एक झुग्गी बस्ती में पहुंचा। एक झुग्गी के सामने ऑटो रुकने का इशारा किया हरीश जी ने। हरीश जी को देखकर झुग्गी से एक 13-14 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और उनके पैर छूकर पास खड़ा हो गया। हरीश जी ने ऑटो वाले को रुके रहने को इशारा किया और झुग्गी की तरफ बढ़ गए। सुनंदा पीछे पीछे चल दी। झुग्गी के बाहर एक 60-65 साल की वृद्धा बैठी हुई थी। हरीश जी ने उनको नमस्कार किया और पास बिछी खटिया पर बैठ गए। सुनंदा पास ही खड़ी हो गई। अम्मा जी, ये मेरी पत्नी है। हम लोग इधर से निकल रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चलें, कि कुछ ज़रूरत तो नहीं है? हरीश जी के कहती वृद्धा ने वहीं बैठे बैठे आशीष में हाथ उठा दिए सुनंदा की तरफ। रुको साहब, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, कहती हुई वो वृद्धा उठकर खड़ी हो गई। अरे नहीं, हम तो बस मिलने आए हैं, आप बैठो, हमें बाजार भी जाना है, घर में मेहमान आने वाले हैं शाम को। हरीश जी के इशारे पर वृद्धा वापस बैठ गई। क्यों सुरेंद्र, स्कूल जा रहे हो ना बराबर? हरीश जी ने इस बार लड़के से पूछा। जी सर, कंप्यूटर क्लास भी शुरू कर दी है कल से, लड़के ने अदब के साथ जवाब दिया। एक दिन भी नागा नहीं करता है। आपकी बड़ी मेहरबानी है साहब, नहीं तो मैं बुढ़िया इस बिना माँ बाप के बच्चे को लेकर कहाँ जाती, कहती हुई वृद्धा सिसकने लगी। रोइए मत अम्मा जी, सब अच्छा होगा। एक दिन आपका पोता आपके सब दुख दूर कर देगा, बिल्कुल मत रोइए। अच्छा, हम चलते हैं, कहते हुए हरीश जी उठकर खड़े हो गए। लड़का उनको ऑटो तक छोड़ने आया। इस बार उसने दोनों के पैर छुए। इस लड़के का पिता पिछले साल एक एक्सीडेंट में नहीं रहा। माँ पहले से ही नहीं थी। यहाँ इस लड़के का पिता अपनी माँ और इसके साथ रहता था। पिछले साल वो बस के दरवाजे पर लटक कर सफ़र कर रहा था। बस अचानक लहराई और उसका हाथ छूट गया। वो वहीं गिरकर मर गया। जब ऑटो कुछ दूर निकला तो हरीश जी ने बताया। तो सुनंदा को समझ में नहीं आया कि इसमें हरीश जी की मदद करने का क्या कारण है। तो ये कि हरीश जी ऑटो के बाहर देखते हुए बोले, उस दिन मुझे ऑफिस में ही काफ़ी देर हो गई थी। जब आखिरी बस पकड़ी तो ठसाठस भरी थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मैं दरवाजे का हैंडल पकड़कर ही खड़ा हो गया, ये सोचकर कि आगे चलकर कुछ बस खाली होगी तो अंदर चला जाऊंगा। इसका पिता बस के अंदर खड़ा था। उसने मुझे दरवाजे पर लटके देखा तो पता नहीं मेरी उम्र के चलते या जाने क्या देखकर उसने मुझे अंदर अपनी जगह आकर खड़े होने का इशारा किया। मैं वहाँ पहुँचा तो वो खुद मेरी जगह खड़ा हो गया। बस मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं चली होगी कि अचानक किसी जानवर को बचाने के चक्कर में लहरा गई। उसका हाथ छूटा और वो नीचे जा गिरा। हरीश जितना कहकर चुप हो गए। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। उसने मेरी मौत को अपने सिर पर ले लिया था।
अब मुझे अपने हिस्से का काम करना है। उसके बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना है। उसका एक कर्ज है मुझ पर जो मुझे उतारना है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये कर्ज तुम्हें उतारना है, हर हाल में। खाओ कसम मेरी। कहते हुए हरीश जी ने सुनंदा का हाथ अपने सिर पर रख दिया। सुनंदा कुछ न बोली, सिसकने लगी। ऑटो रिक्शा चालक, जो दोनों की बातें सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि पीछे बैठा ये आदमी कौन से युग का मानव है। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी कोई था। कहानी बहुत छोटी सी थी, लेकिन संदेश दे रही थी कि मानवता अभी भी जीवित है। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।